ठीक। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक क्यूबरनेटीज क्लस्टर सेटअप। ठीक है, ऑन हार्डवेयर मोड। क्या? हार्डवेयर। ठीक है। तो क्यूब एडीएम से तो बहुत क्लस्टर सेटअप किया है हमने, और बहुत बार हमने सेटअप किया है। ठीक है। क्यूब एडीएम इनिट कमांड से जब भी हम लोग क्लस्टर को सेटअप करते हैं, तो जो जो चीजें क्रिएट होती हैं ऑटोमेटिक, ठीक है, हार्डवेयर मोड में वो सारी चीजें हम लोग एक एक करके बनाते हैं, एक एक करके। एक बार अगर हमने अपनी लाइफ में हार्डवेयर मोड से क्लस्टर को सेटअप अगर कर लिया ना, तो बैकएंड का अंडरस्टैंड बहुत हो जाता है, जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना पड़ता है तो हमें इजी हो जाता है। कोई ट्रबल शूट करना है, किसी बैकग्राउंड लेवल की चीज़ों को समझना है तो इजी हो जाता है। ठीक है। हार्डवेयर मोड क्लस्टर सेटअप अगर आप करना है, अब देखो हार्डवेयर मोड में क्या होता है कि आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं मास्टर नोड के, जैसे एपीआई सर्वर, ईटीसीडी डाटाबेस, ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, शेड्यूलर, ये जो कंपोनेंट्स हैं, कंट्रोलर मैनेजर जो कंपोनेंट्स हैं, क्यूब प्रॉक्सी जो कंपोनेंट्स हैं, ये सारे कंपोनेंट्स डायरेक्ट ओएस के अंदर चलेंगे। क्या करेंगे? डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चलेंगे, डायरेक्ट ओएस के अंदर। सिस्टम डी मोड है। किसमें? सिस्टम डी मोड में रखा भाई। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पर? ये क्या होगा? डायरेक्ट सिस्टम डी मोड में। क्यूब एडीएम इनिट कमांड में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सारे कंपोनेंट कहाँ चल रहे होते हैं? ये सारे कंपोनेंट चल रहे होते हैं कहाँ? इटसेल्फ कंटेनर के अंदर चल रहे होते हैं। क्या? ये सारे कंपोनेंट्स कहाँ चल रहे होते हैं? कंटेनर के अंदर। समझ आ रही है? लेकिन हार्डवेयर मोड में सारे कंपोनेंट्स कहाँ चलेंगे आपके? ओएस के अंदर जाके चलेंगे, सिस्टम डी मोड के अंदर। सिस्टम डी मोड के। तो कंपनी यहाँ पर क्या करती है देखो, जैसे मान लो क्लस्टर हम लोग बना रहे हैं, तो ये हमारा एक नोड है, ये हमारा एक नोड है। ठीक है। हमारे दो नोड में एपीआई चल रहा है। क्या चल रहा है? दो नोड में एपीआई चल रहा है। तो एपीआई सर्वर की हमने अलग एक हाई अवेलेबिलिटी बना के रखा है। ठीक है। और यहाँ पर अपना एक लोड बैलेंसर लगा हुआ है। सर, दो एपीआई सर्वर है तो इसका मतलब ये दो मास्टर हुए। नहीं नहीं नहीं, अभी समझो चीजों को। मास्टर नोड कैसे बनता है? ये सारे कंपोनेंट्स जिस नोड में चल रहे होंगे ना, जी। ये सारे कंपोनेंट्स जिस नोड में चल रहे होंगे वो मास्टर नोड है। जी। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने क्या किया कि नोड इस इन दो नोड में एपीआई चलाया, और दो नोड कंपनी के पास और है जिसमें कंपनी ने डेटाबेस चला रहे हैं। दो नोड कंपनी के पास और है जिसमें शेड्यूलर चला रहे हैं। दो नोड कंपनी के पास और है जिसमें कंट्रोलर मैनेजर चला रहे हैं। तो हर एक कंपोनेंट्स की अलग अलग लेवल पे हाई अवेलेबिलिटी करके रखे हैं। हर एक कंपोनेंट्स की अलग अलग हाई अवेलेबिलिटी करके रखा गया है। समझ आई मेरी बात यहाँ पर? बताइए, समझ आई? यस सर।
इन दो नोड में एपीआई चल रहा है सिस्टम डी मोड में, इन दो नोड में एपीआई, इन दो नोड में डेटाबेस चल रहा है, इन दो नोड में शेड्यूलर चल रहा है, इन दो नोड में कंट्रोलर चल रहा है, और ऊपर लोड बैलेंसर लगे हुए हैं, ऊपर लोड बैलेंसर लगे हुए हैं, ऊपर लोड बैलेंसर लगे हुए हैं फॉर द कम्युनिकेशन। ठीक है। ये तो कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा है। अगर बहुत बड़े लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, वर्कलोड है, तो अब मान लीजिए कंपनी ने जैसे, अगर ये सिनेरियो अगर यूज करती है कंपनी, सिनेरियो तो बहुत सारे निकल के आते हैं। अगर मान लीजिए ये सिनेरियो यूज करते हो आप कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मास्टर नोड है, मान लीजिए आपने दो मास्टर नोड रखे, और आपने, ये वर्कर आपके नोड है, ठीक है। अब एक मास्टर नोड के अंदर आपका एपीआई चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है, डेटाबेस भी यहीं चला रहे हो, शेड्यूलर भी आप यहीं चला रहे हो, कंट्रोलर मैनेजर भी आप यहीं चला रहे हो, ठीक है। आपने बोला कि एक नोड सफिशिएंट नहीं है, तो आपने क्या किया, सारे कंपोनेंट्स दो नोड पे चला दिया, और ऊपर आपने एक लोड बैलेंसर यहाँ रख दिया। ये सारे कंपोनेंट्स आपने इधर भी चला दिया, और आपने ऊपर ऊपर ये एक लोड बैलेंसर रख दिया, ठीक है। और ये दो आपके मास्टर नोड हो गए। अब आपके मास्टर नोड पे कोई भी ट्रैफिक आ रही है थ्रू दी लोड बैलेंसर, तो एक मास्टर नोड डाउन होता है तो दूसरा मास्टर नोड आपके पास अवेलेबल है। लेकिन आप ये देखो कि एक मास्टर नोड के अंदर ही सारे कंपोनेंट्स चल रहे हैं। अब कंपनी बोलती है कि यार एपीआई के ऊपर इतनी ट्रैफिक आ जाती है कि उसको ही हमें अलग स्टैंड अलोन, एक अलग इंडिविजुअल नोड पे रखना है। हम एपीआई की अलग लेवल पे क्लस्टरिंग करना चाहते हैं फिर, तो कंपनी यहाँ पर एपीआई की अलग लेवल पे क्लस्टरिंग कर देती है कि एक यहाँ पर मल्टी नोड रखा, और ये मल्टी नोड में, ये मान लो मल्टीपल नोड है, चार नोड है, ये बहुत बड़े इन्वायरमेंट की बात बता रहा हूँ मैं। ये चार नोड है कंपनी के पास, और कंपनी ने चारों नोड पे एपीआई चलाया, ठीक है, और यहाँ लोड बैलेंसर लग दिया। तो इस चार नोड में सिर्फ एपीआई चल रहा है, तो ये एपीआई का अलग क्लस्टर है, ऐसे डेटाबेस का अलग क्लस्टर है, शेड्यूलर का अलग क्लस्टर है, कंट्रोलर मैनेजर का अलग क्लस्टर है। ये भी सिनेरियो बन के आता है। समझ आई? कंफर्म करो फटाक से। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, देखो इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, प्रैक्टिकल को लेके चलते हैं हम लोग। ये लेयर कोड, देखिए यहाँ पर आइए, CKA, यहाँ जाइए, और नीचे आइए, ये वाला इन्वायरमेंट लीजिएगा, ठीक है। सेटअप है, न्यू टू नोड, ठीक है। या फिर आप दो मशीन आप बना लीजिए सिंपल एडब्ल्यूएस में, कुछ करिएगा नहीं, सिर्फ बना के रख लीजिएगा। और संजय सर, हम्म। सर डिस्टर्ब की सॉरी, लेकिन प्रमोद सर मैसेज कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। प्रमोद देख का लीजिए। एनरोलमेंट हुआ नहीं है, उनको कल बताया था रात को, कोई अपडेट नहीं आया उनका। तो अभी हम लोग अपनी ठीक, क्लास करते हैं ना। ठीक है सर। देखो, अब यहाँ पर एक चीज आपको जो इम्पोर्टेंट याद रखना है फॉर द इंटरव्यू, वो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जब आप हार्डवेयर मोड से क्लस्टर सेटअप कर रहे हो क्या, जब आप हार्डवेयर मोड से क्लस्टर सेटअप करते हो, तो क्या कंटेनर रन टाइम इंजन हमें मास्टर नोड पे चाहिए? नोट डाउन कर लो, इंटरव्यू का सवाल है। चाहिए? कंटेनर रन टाइम इंजन चाहिए? दिमाग लगाओ थोड़ा सा अपना। अगर हम लोग हार्डवेयर मोड से क्लस्टर सेटअप करते हैं तो मास्टर नोड में कंटेनर रन टाइम इंजन चाहिए नहीं चाहिए? क्या मास्टर नोड में कंटेनर रन टाइम इंजन नहीं चाहिए सर? क्यों नहीं चाहिए? और क्यूब एडीएम इनिट कमांड में क्यों चाहिए?
और हार्डवेयर मोड से जब कर रहे हो तो तब नहीं चाहिए। क्यों वीडियम, इनिट कमांड से जब आप लोग क्लस्टर सेटअप करते हो तो कंटेनर रन टाइम इंजन की रिक्वायरमेंट होती है, और जब हम लोग हार्डवेयर मोड से सेटअप करते हैं तो हमें कंटेनर रन टाइम इंजन की रिक्वायरमेंट मास्टर नोड पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्यूबीडीएम इनिट कमांड से ये सारे कंपोनेंट्स कहाँ लोड हो रहे होते हैं? कंटेनर के अंदर, पॉड के अंदर। कंटेनर कौन बनाता है? कंटेनर रन टाइम इंजन, ये बनाएगा ना। तो आपको चाहिए होता है। लेकिन जब हार्डवेयर मोड से हम लोग सेटअप करते हैं तो हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे सारे कंपोनेंट्स कंटेनर के अंदर नहीं चलते, सिस्टम डी में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? ओएस के अंदर, डायरेक्ट सिस्टम डी मोड में। समझ आ रही सर? दोनों को कंफर्म करो। हाँ सर। यस। लेकिन वर्कर नोट पे तो चाहिए, वर्कर नोट पे चाहिए केवल क्या? तो ये बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, चलो। ये डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आप लोगों को भेज दूंगा। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको नोट डाउन करना नहीं है, इसके बहुत बड़े बड़े कमांड्स होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है? हमें ना बाइनरी लोड करनी है। क्या बाइनरी? जैसे क्यूबलेट की बाइनरी, ठीक है, डेटाबेस की बाइनरी, एपीआई सर्वर की बाइनरी। ठीक है, सारी बाइनरी हमें लोड करनी होती है। समझ आ रही सर? सारी बाइनरी हमें पहले, सॉफ्टवेयर पहले हमें लोड करना पड़ेगा। तो ये एक फोल्डर हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं, सिंपल सा है। ये, ठीक है। और दूसरी चीजों का आपको ध्यान क्या रखना होता है कि जब आप लोग हार्डवेयर मोड से क्लस्टर सेटअप करते हैं, क्या हार्डवेयर मोड से जब भी हम लोग क्लस्टर सेटअप करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट्स बनेगा वो डेटाबेस बनेगा। क्या बनेगा सर? डेटाबेस। क्या बनेगा? डेटाबेस। ठीक है। और यहाँ पर हमें एक चीजों का और ध्यान रखना पड़ता है। एक चीजों का हमारे हमें और ध्यान रखना पड़ता है, वो चीज क्या है कि हार्डवेयर मोड से क्लस्टर सेटअप करने से पहले ना आपके पास एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर। ठीक है। जिससे कि आगे जितने भी कंपोनेंट्स को सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है तो आप उसे सर्टिफिकेट जनरेट करके प्रोवाइड कर सकें। तो अभी हम लोग पहले बाइनरी लोड कर लेते हैं, फिर सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर भी बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब अगला कमांड हमारा एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो देखो, जो हमारे पास आई है उसी को हम लोग कर रहे हैं एक्सट्रैक्ट। तो देखो सारी चीजें, क्यू प्रॉक्सी कंट्रोलर, सारे पैकेजेस उसके अंदर पड़े हुए हैं। उसके बाद इसको आप ये कमांड रन कर लो एक बार।
ठीक है, ये देखो सारी चीजें आ गई हमारे पास। क्यूबलेट, क्यूब एपीआई सर्वर, है ना। तो जो बाइंड्रीज थी वो हमने लोड वगैरह कर ली प्रॉपर। अब क्या करना है देखो, अब आपके पास जो वर्कर नोड है, एक बार ना वर्कर नोड पे भी ये बाइनरी वगैरह लोड करने के लिए कह रहा है, क्योंकि वर्कर नोड पे भी तो क्यूबलेट वगैरह सॉफ्टवेयर चाहिए ना। तो मैं एक दूसरे टैब में जाता हूँ और यहाँ पर ना वर्कर नोड एक्सेस कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे वर्कर नोड की आईपी क्या होती है, मेरे वर्कर नोड की आईपी होती है, ये मेरे वर्कर नोड की आईपी है। ठीक है, मेरे मास्टर नोड की आईपी क्या है, मेरे मास्टर नोड की आईपी यहाँ पर क्या है देखो, ये मेरे मास्टर नोड की आईपी है और ये मेरे वर्कर नोड की आईपी है। ठीक है, तो मैं वर्कर नोड के अंदर चला गया और ये बाइनरी वगैरह क्या करता हूँ वर्कर नोड पे भी यहाँ पे डाल लेता हूँ। ठीक है, तो वर्कर नोड पे भी हो गया। अब आ जाओ, ठीक है, मास्टर नोड में। तो बाइनरी वगैरह हमने लोड कर ली सारी, है ना, जो हमें चाहिए, क्यूबलेट, क्यूब, सीटीएल, सारी चीजें हमने कर ली। अब अगला काम है हमें सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर क्रिएट करना। तो यहाँ पर हम लोग सेल्फ साइन सर्टिफिकेट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर एक हम फोल्डर बना रहे हैं MKDI रूट सर्टिफिकेट नाम का, और इसी के अंदर हमारी सारी सर्टिफिकेट रहेगी। हर एक कंपोनेंट की सर्टिफिकेट हम लोग मैनुअल बनाएंगे और इसी बात पे हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो ये हमने फोल्डर बना लिया और फोल्डर के अंदर हम लोग यहाँ पर चले गए। अब कह रहा है देखो, ये कमांड आपने बहुत बार यूज किया होगा। इस कमांड से क्या होगी, सर्टिफिकेट आपकी की बनेगी इससे, ये की बन गई, और की को यूज करके हम लोग CSR बनाएंगे। तो ये CSR बनाने वाली कमांड है। ठीक है, ये आपकी CSR बनाने वाली कमांड है। CSR के बेस पे फिर हम लोग सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे, और ये होगी हमारी CA सर्टिफिकेट या, ठीक है, CA.CRT। वेरीफाई करना है तो ये कमांड आप रन कर लीजिए, वेरीफाई हो जाएगी सर्टिफिकेट। ठीक है, अब सर्टिफिकेट बनने के बाद आप CSR को डिलीट कर दें, है ना, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। ये, अब आ जाओ आगे। अब देखो, अब कह रहे हैं कि आपका जो मास्टर नोड है ना, जिसको आप मास्टर नोड बनाना चाहते हो, जिसपे डेटाबेस आप डाल रहे हो, उसकी आईपी आपको ना बार बार कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ना यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बेटर है कि ना आप उसे एक वेरिएबल पे रख लो, जिससे कि आप वेरिएबल को यूज कर लो, बार बार आपको आईपी एड्रेस यूज ना करना पड़े। तो यहाँ पर देखो एक सिंपल सा वेरिएबल है, सर्वर_IP नाम का, और जो भी आपके मास्टर नोड की आईपी है, जिसको भी आप बनाना चाहते हो, ठीक है। तो अगर आपके AWS में मशीन है तो आप देख लेना इफ कॉन्फ़िगर करके उसकी आईपी क्या है। ऐसा ना हो कि मेरी आईपी ही आप यूज कर लो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, मेरी आईपी आप यूज कर लो, सर्वर_की। ये अभी तो यही आईपी है, मैंने ये आईपी डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब रूट सर्टिफिकेट के अंदर जाना है, इको करके एक बार वेरीफाई कर लो। ठीक है, कि वो वेरिएबल पे स्टोर हुआ है या नहीं हुआ। तो इको करके मैंने वेरीफाई कर लिया। ठीक है, अब अगला कमांड हमें यहाँ पर क्या है, कि अब हम सर्टिफिकेट फोल्डर के अंदर जा रहे हैं और अब हम लोग ETCD डेटाबेस सेटअप करेंगे, और ETCD डेटाबेस के लिए सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे। ठीक है ना, और उसके ऑथराइज किससे करेंगे, जो हमने अभी सर्टिफिकेट बनाया था CA सर्टिफिकेट, उसके थ्रू ऑथराइज करेंगे। तो ये रही डेटाबेस की जनरेट होने वाली कमांड। तो ये डेटाबेस की हमारे पास जनरेट हो गई, और इस की को यूज करके ये हम लोग की डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ठीक है,
तो इसको एज इट इज कॉपी करना है यहाँ से। यहाँ पर देखो आईपी दो है, एक हमारी सर्वर अंडरस्कोर आईपी कि डेटाबेस कहाँ चलेगा, और एक लूप बैक की आईपी। तो यहाँ पर देखो आईपी बदलने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल नहीं बनाता तो मुझे यहाँ पे आईपी डालनी पड़ती। ठीक है, तो वेरिएबल मैंने बना दिया और वेरिएबल के अंदर जो करंट आईपी है वो वैल्यू डाल दिया, तो वहाँ से पिक कर लेगा। तो चुपचाप आप इसको यहाँ से कॉपी करिए, और कॉपी करने के बाद क्या करना है सर, यहाँ पर पेस्ट। क्या करना है, पेस्ट, बस। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल डेटाबेस की हमारी बन गई। ठीक है, ये देखो। अब अगला कमांड यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम लोग, अगला कमांड हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर, देखो क्या है। हम लोग बनाएंगे CSR ETCD डेटाबेस के लिए, और सर्टिफिकेट। तो ये डेटाबेस की हमने सर, ऊपर की बनाई थी, सॉरी अब हम लोग बनाएंगे CSR और डेटाबेस का सर्टिफिकेट। हाँ बोले सर। सर, थोड़ा सा फॉन्ट को बड़ा कर दीजिए ना बस। ये वाला फॉन्ट या बैकेंड हाँ, वाला? नहीं नहीं, यही सर जो कमांड है। अब ठीक है, नो कटने लगेगा नहीं तो ना। ठीक है, अब ठीक है। सर। तो यहाँ पर देखो क्या है कि अब हम लोग, ये कमांड क्या कर रही है, ये कमांड हमारी डेटाबेस का CSR बनेगा, और CSR के बेस में फिर सर्टिफिकेट बनेगा, और सर्टिफिकेट को साइन कौन कर रहा है, सीए सर्टिफिकेट, जो ऊपर हम लोगों ने बनाया था। तो ये एज इट इज कमांड हम लोग को कॉपी करके रन कर देना है। बड़ी कमांड है, लेकिन सारी फॉरवर्ड कर दूंगा, चिंता मत करो, क्योंकि अब हम लोग डेटाबेस सेटअप करने जा रहे हैं। तो ये देखो हमारी डेटाबेस की सर्टिफिकेट आ गई, डेटाबेस का की भी आ गया, और CSR भी है। ठीक है, और डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। अब अगला कमांड हमें यहाँ पर क्या यूज करना पड़ रहा है, देखो। अब कह रहे हैं कि अब एक फोल्डर बनाओ MKDIR से, ETCD के अंदर डेटाबेस नाम का फोल्डर बनाओ। ठीक है, ETC के अंदर ETCD नाम का एक फोल्डर बनाइए, और उस फोल्डर के अंदर कह रहा है कि कॉपी करिए ETCD सर्टिफिकेट को, की को, और CS.CRT को। कहाँ कॉपी करिए, जो फोल्डर आपने बनाया है। तो चुपचाप ये कमांड यहाँ से कॉपी कर लो सर, ये लो। ठीक है, आप जाके देख भी सकते हो, कॉपी हो गया। तो अब कह रहा है CD करके रूट के अंदर, बाइनरी के अंदर, ETCD के अंदर जाइए। मतलब जो बाइनरी हम लोगों ने डाउनलोड की थी ना पहले, बाइनरी हम लोगों ने डाउनलोड की थी ना, ये देखिए ETCD के अंदर ये बाइनरी। ठीक है, तो कह रहा है ये बाइनरी अब कॉपी करना है। देखो कह रहा है इस पाथ पे चले जाइए, और ETCD और ETCD CTL को USR लोकल बिन के अंदर डाल दीजिए, जिससे कि आप ETCD कमांड जब आप एग्जीक्यूट करें तो इजिली रन हो जाए। तो इस पाथ पे हम लोग गए, और इस कमांड को कॉपी करके हमने, ठीक है, डन। अब आ रहे हैं हम लोग मेन कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये देखो, ये सिस्टम डी कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, तो दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है। ये देखिए पूरी कॉन्फ़िगरेशन है, ये देखिए सर्वर IP एड्रेस, पोर्ट नंबर, सारी चीजें। तो कुछ नहीं करना है, ये कॉन्फ़िगरेशन है पूरी की पूरी सिस्टम डी मोड की। इसको एज इट इज कॉपी करिए यहाँ से, और इसको एज इट इज कॉपी करके मैं कहाँ आता हूँ, इसको एज इट इज कॉपी करके मैं यहाँ आया, और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब वो सिस्टम डी वाली फाइल बन चुकी है। इतना करने के बाद अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर अपना डेटाबेस को स्टार्ट करना है। क्या करना है, स्टार्ट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट की कमांड क्या होती है, system.ctl start etc. system.ctl enable etc. और मैंने कमांड मारा system.ctl status etc. तो देखिए मेरा डेटाबेस सिस्टम डी मोड में जाकर रेडी हो। अगर वहीं पर, अगर हम लोग क्यूबेडियम इनिट कमांड में देखते थे, तो हम लोग का डेटाबेस कैसे चल रहा होता था, kubectl get pod pod -n cube हाइफन सिस्टम हम लोग कमांड रन करते थे। तो अभी वो दो कमांड चलने वाली नहीं है, क्योंकि अभी तो हमारी पूरी कॉन्फ़िगरेशन हुई नहीं है। तो हम लोग इस नेम स्पेस के अंदर जाके देखते थे, तो हमारे डेटाबेस का पॉड चल रहा होता है। लेकिन आज हमने अपना डेटाबेस किस पे कॉन्फ़िगर किया, सिस्टम डी मोड में। समझ आई, कंफर्म करो सर। तो यस। तो क्या हुआ, अभी मैं आपको एक रीसेंट एक्टिविटीज बताता हूँ। नाम नहीं लेना चाहूंगा, दो काफी सीनियर बंदे थे, और दो बंदे वीकेंड में मेरे से सेशन लेते हैं, और उन्होंने अपना इन्वायरमेंट मुझे दिखाया रिमोट में लेके। ठीक है,
तो उन कंपनी का भी जो डेटा है, कुबरनेटिस का जो क्लस्टर था ना, तो उनका भी जो डेटाबेस था ना, वो सिस्टम डी मोड में चल रहा था। सोचो, मतलब उनका डेटाबेस भी क्यूबिडे मिनट से नहीं बना, पॉड पे नहीं चल रहा, उनका डेटाबेस भी कहाँ चल रहा, सिस्टम डी मोड। कहाँ चल रहा है, सिस्टम डी मोड। तो जब कंपनी का बहुत बड़ा इन्वायरमेंट आता है तो वो क्या करते हैं, इन कंपोनेंट्स को सिस्टम डी मोड में रन करते हैं। समझ आई? हाँ सर, लेकिन प्रॉफिट क्या रहता है उस सिस्टम डी में? प्रॉफिट ये रहता है कि आप उस पर्टिकुलर हार्डवेयर का पूरा रिसोर्स आप उस डेटाबेस को दे पा रहे हो। ठीक है, ये हुआ प्रॉफिट। क्योंकि अगर आप पॉड पे चलाओगे तो कंटेनर रन टाइम इंजन डालना पड़ेगा, ठीक है, क्यूबरनेटिस के सॉफ्टवेयर भी डालने पड़ेंगे, तो कुछ हार्डवेयर वो भी लेके चला जाएगा ना। जी मोड। हाँ, एच ए मोड। फिर एच ए मोड आपको बनाना है सिर्फ डेटाबेस के। तो चार डेटाबेस आपके अलग चल रहे हैं। अब कई बार ऐसा होता है, देखो, आप यहाँ पर देखो, अगर आप उस मोड में चला रहे हो, पॉड के मोड में, ठीक है, पॉड के मोड में अगर आप चला रहे हो, पॉड के मोड में चला रहे हो, तो अब मान लो डेटाबेस के सारे पॉड कहाँ जा रहे हैं, एक नोड पे चले गए। ठीक है, डेटाबेस के सारे पॉड एक नोड पे चले गए। अब सिस्टम डी मोड में क्या है कि ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, और चार नोड फॉर द डेटाबेस ओनली। चार नोड फॉर डेटाबेस ओनली, और ये एक लोड बैलेंसर लगा हुआ है। ये डेटाबेस वन, डेटाबेस टू, डेटाबेस थ्री, डेटाबेस फोर, डेटाबेस सर ये अलग चल सारे रहे एक्टिव मोड में रहते हैं क्या? हैं। नहीं, एक्टिव मोड में क्यों रहेंगे, ये वैसे रहेंगे, रीड राइट, और बाकी रीड ओनली मोड में रखिए। ओके। संजय सर, हम्म। ये आप अपना व्हाट्सएप देख लीजिए ना, इन्होंने पे कर दिया, बार बार कॉल मैसेज कर रहे हैं, आप रिसीव नहीं कर रहे हो मेरा उनके। फोन वहां रखा हुआ है डेस्क में ना। नहीं, ये प्रमोद सर ने बोल रहे कि आप पे, उन्होंने पे कर दिया है रुक जाओ, मैं तो। देखता हूँ। जी सर, एक बार। तो समझ आई ये बातें मैंने जो बताया? जी सर। यस सर। तो हमारा डेटाबेस अभी कहाँ चल रहा है सर? हमारा डेटाबेस कहाँ चल रहा है? सिस्टम डी मोड, सिस्टम सीटीएल स्टेटस ईटीसीटी, ये हमारा डेटाबेस है वो चल रहा है। तो अब एक चीज ऑब्जर्व करना, अगर मुझे डेटाबेस को पॉड में चलाना पड़ता, ठीक है, तो मुझे क्या क्या करना पड़ता? मुझे सबसे पहले क्यूबरनेटिस के सॉफ्टवेयर लोड करने पड़ते, तो कुछ रिसोर्सेज सॉफ्टवेयर को चला जाता, ठीक है, कंटेनर रन टाइम इंजन डालना पड़ता, कुछ रिसोर्स मुझे उसे देना पड़ता। ठीक है ना? तो हमारा डेटाबेस चल पड़ा। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे क्या, एपीआई सर्वर। क्या नेक्स्ट क्या बनेगा, पहले डेटाबेस बनता है, डेटाबेस के बाद बनता है एपीआई सर्वर, तो अब हमारा बनेगा एपीआई सर्वर। उससे पहले आप डेटाबेस को एक बार हिट करके देख सकते हो। देखो, आप जो डेटाबेस बनाए हो, डेटाबेस प्रॉपर है या नहीं है, तो आप डायरेक्ट हिट करके देख सकते हो इस कमांड से। ये देखो, आपने क्या किया, डायरेक्ट डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाया। किस कमांड से, ई टी सी टी सी टी एल API 3। डेटाबेस का एड्रेस, डेटाबेस यहाँ चल रहा है, लोकल होस्ट पे चल रहा है। आप आईपी भी डाल सकते थे, 172.30.1.2। और डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए आपने सीए सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया ऑथेंटिकेशन के लिए। फिर डेटाबेस का सर्टिफिकेट लिया, फिर डेटाबेस की लिया, और फिर आपने एक वैल्यू पुट कर दी डेटाबेस के अंदर। क्या, डेटाबेस के अंदर आपने एक वैल्यू पुट कर दी, पुट कोर्स टीसी के कोर्स इज ऑसम। तो उसने आपकी वैल्यू को एक्सेप्ट कर लिया जो आपने डेटाबेस को दी है। अब आप चाहो तो गेट भी कर सकते हो। क्या, ये देखो गेट की कमांड। तो ये जो ईटीसीटी डेटाबेस है ना, इसके इस पे वर्क करने के लिए सेपरेट कमांड भी बनी हुई है। ये देखो, हमने जब गेट किया तो हमें रिपोर्ट भी आ गया।
मतलब प्रॉपर है, डेटाबेस हमारा सही है, उसके अंदर डेटा राइट भी हो रहा है और दिख भी रहा है। तो वैर लिब ETCD, ये है हमारा डेटाबेस का पार्ट। ये देखो यहाँ, और इस ये रही उसकी फाइल। इस फाइल के अंदर हम लोग जाएंगे तो हमें हमारी वैल्यू भी मिल जाएगी। देखो अभी दिखी थी ऑसम करके, दिखी थी। ये देखो कहाँ चली गई। ये देखो आ रहा है, TC के कोर्स इज ऑसम दिख रहा है सर, कंफर्म करो। यस सर। हाँ सर। तो ETCD की ना सेपरेट कमांड भी होती है, हर एक क्वेरी आप बैठ के कर सकते हो डायरेक्ट डेटाबेस पे। डेटाबेस पे डायरेक्ट क्वेरी भी आप बैठ के कर सकते हो। डायरेक्ट डेटाबेस में क्वेरी भी आप बैठ के। तो सबसे पहले हमारा क्या बनता है, डेटाबेस बनता है। अब हमारा बनेगा नेक्स्ट API। ठीक है। तो API सर्वर सेटअप करने के लिए फिर वही है कि उसकी बाइनरी पे जाइए आप पहले। बाइनरी आपने जो लोड की थी ना स्टार्टिंग में, डाउनलोड, ये कहाँ है, सीधी कुबरनेटीज सर्वर के अंदर, बिल के अंदर। ठीक है, यहीं पड़ी हुई है ना। तो API सर्वर की बाइनरी कॉपी करके USR लोकल बिन के अंदर डाल दीजिए, जिससे कि API की कमांड जब हम लोग एग्जीक्यूट करें तो इजीली तरीके से चल जाए। तो कहाँ गई API, यहीं पे होगी अगर हम लोग ढूंढेंगे। तो ये रही API। ठीक है। तो ये कॉपी कमांड हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, CP क्यूब API सर्वर। ठीक है, तो कॉपी हो गई हमारी ये। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन, अब रूट सर्टिफिकेट पे आइए एक बार। सर्टिफिकेट फोल्डर। ठीक है। और ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ये देखो सर्वर अंडरस्कोर IP, जो वेरिएबल डाला तो आ गया यहाँ पर। और ये कमांड यूज करिए, तो इस कमांड से क्या होगा, की बनेगी, CSR बनेगा, एंड सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये पूरी कमांड रन कर दी। दैट्स इट इज। ठीक है। फिर API के लिए एक सर्विस अकाउंट की जरूरत पड़ती है, तो सर्विस अकाउंट की भी हमें की बनानी पड़ेगी और उसकी भी CSR बनानी पड़ेगी। ठीक है, सर्विस अकाउंट की, CSR और सर्टिफिकेट, तो ये भी हमें रन करना पड़ेगा फॉर द सर्विस अकाउंट। ये हो गया। उसके बाद फोल्डर बनाते हैं, mkdir var lib kubernetes। और ये देखिए ETCDC सर्टिफिकेट की, CRT, API का की, API का CRT और सर्विस अकाउंट का CRT, सर्विस अकाउंट की, ये सारी चीजें कॉपी करना है वैरलिब के अंदर, क्यूबरनेटिस के अंदर। वैरलिब क्यूबरनेटिस के अंदर जो ऊपर फोल्डर आपने बनाया है, तो ये हमने यहाँ से कॉपी किया
और यहाँ पे रन कर दिया। ठीक है, तो कॉपी हो गया होगा। ठीक है, एलएस करके आप देख लीजिए। डन। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, एक नेक्स्ट कमांड कह रहा है कि भाई एक इंक्रिप्शन की बनानी है आपको। ठीक है, तो एक इंक्रिप्शन की बनेगी और उसकी वैल्यू इस वेरिएबल पे आके स्टोर होगी, और फिर हम आगे जाके एक इंक्रिप्शन रिसोर्स क्रिएट करेंगे, और इस इंक्रिप्शन रिसोर्स को हम लोग यूज करेंगे एपीआई के अंदर, कि जिससे कि कल को एपीआई जब डेटाबेस से बात करेगा तो जो डेटाबेस को डेटा देगा वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में जानी चाहिए, नॉट दी प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, तो उस पर्पस के लिए हमें ये करना पड़ रहा है। अभी दिखाऊंगा कि डेटाबेस पे जो डेटा आप दे रहे हो प्लेन टेक्स्ट पे है, फिर उसके बाद वो इंक्रिप्शन पे कैसे दिखता है, सब देखेंगे अभी हम लोग। पहले ये डन कर लेते हैं। अब कह रहा है कि इंक्रिप्शन वाली जो आपने अभी बनाई है फाइल है, इसको आप कॉपी कर दीजिए इस पर्टिकुलर पाथ पे। इस पर्टिकुलर पाथ पे क्या करिए, कॉपी कर दीजिए। डन। और ये रही आपकी एपीआई की कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है, एपीआई की पूरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल रही कि एपीआई सर्वर कहाँ चल रहा है, उसकी बाइनरी कहाँ से कॉल होगी। ठीक है, उसका डेटाबेस इंटीग्रेशन देखो, डेटाबेस कहाँ चल रहा है, उसका आईपी एड्रेस। अभी एक ही मशीन में चल रहा है तो लोकल होस्ट आईपी एड्रेस यूज़ कर रहा है। रिमोट में मशीन में होगा तो रिमोट आईपी एड्रेस यहाँ पर आएगा। ठीक है, सर्विस क्लस्टर आईपी एड्रेस की रेंज क्या है, तो सर्विस बनेगी उसका रेंज यहीं पे हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, लॉग्स कहाँ जाके स्टोर होंगे, सर्विस अकाउंट, सारी चीज़ें। तो ये देखिए एपीआई की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ये। क्या है, एपीआई की कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो ये पूरा एज इट इज हमने यहाँ से कॉपी किया, और ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल सब जगह मिल जाती है। आप इनके ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो आपको एज इट इज बनी बनाई मिल जाएगी। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहें तो इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अब आप एपीआई को स्टार्ट कर लीजिए और स्टेटस करके देख लीजिए आपका एपीआई बना है नहीं बना। अगर कोई दिक्कत होगी तो उसको दोबारा बनाना पड़ेगा, बट कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ सही है तो हो जाएगा ये। तो सिस्टम सीटीएल स्टार्ट क्यूब हाइफन एपीआई सर्व। ठीक है, और इसको हमने किया सिस्टम सीटीएल इनेबल क्यूब हाइफन एपीआई सर्व, और उसके बाद हमने कमांड मारा सिस्टम सीटीएल स्टेटस क्यूब हाइफन एपीआई सर्वर। तो देखिए हमारा एपीआई भी चल पड़ा। तो क्या समझ आया सर, यहाँ पर हमारा डेटाबेस कहाँ चल रहा है, ईटीसीडी सिस्टम डी के अंदर। हमारा एपीआई कहाँ चल रहा है, स्टेटस क्यूब हाइफन एपीआई सर्वर। देखा, आप सोचिए जरा क्यूब एडम इनिट कमांड से क्या होता था बैकएंड, यही सब होता था। बस ये था कि वो कंटेनर पे जा रहा था। अब यहाँ पर सारी कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं। तो कभी क्यूब एडीएम हम जब मारते थे तो देखते थे ना कि वो फाइल बना रहा है, नहीं बनाता था सर। देखा होगा, कभी ऑब्जर्व किया होगा, लिख के आता था ना फाइल बना रहा है वो। कंफर्म करो। हाँ जी सर। यस सर। सर कहता था ना वो फाइल बना रहा। तो हमारा कहाँ चल रहा है देखो। तो हमारा डेटाबेस भी कहाँ चल रहा है, सिस्टम डी मोड में। एपीआई भी हमने सिस्टम डी मोड में। अब अगला कंपोनेंट हमारा क्या है, शेड्यूलर या कंट्रोलर। तो अब उनको कॉन्फ़िगर करना है भाई, शेड्यूलर को या कंट्रोलर को। ठीक है, अभी हम लोग ये जो स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं ना, ये बहुत प्लेन टेक्स्ट वाला है। अभी इसमें सिक्योरिटी पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सिक्योरिटी यहाँ पर हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कह रहा है सेटअप द कंट्रोलर मैनेजर सेटअप करना है। तो कह रहा है फिर से वही सर्टिफिकेट के अंदर जाओ, फोल्डर के अंदर जाओ और वहां पे जाके सर्टिफिकेट बनाओ। ठीक है, तो सर्टिफिकेट के अंदर ही बैठे हैं।
तो देखो हर कंपोनेंट्स की सर्टिफिकेट हम लोग खुद बनाते जा रहे हैं, लेकिन क्यूब एडीएम इनिट हमारे लिए बना के देता है, लेकिन आज हम लोग को खुद बनाना पड़ रहा है हर कंपोनेंट्स के लिए। ठीक है। तो कह रहा है ये वाली कमांड आप यूज कर लो, जो सर्टिफिकेट बना देगा, की बना, सीएसआर बना देगा, की बना देगा, सारी चीजें। तो ये कमांड को एज इट इज कॉपी करो एंड पेस्ट कर दो। तो यहाँ हम लोग गए और ये, फिर उसके बाद कह रहा है कि कॉपी कर लो आप, है ना, क्यूबलेट की बाइनरी को कॉपी कर लो और यूएसआर बिन के अंदर डाल दो। बार बार बात गलत आ जाता है। इनके अंदर ट्यूबलेट हेरा। ठीक है। तो सीपी ट्यूबलेट को यहाँ कॉपी करता है, नहीं होती ना सारी बाइनरी कमांड की। अब इतना करने के बाद क्या कह रहा है देखो, अब ये कमांड क्या कह रहा है, क्यूबलेट कॉन्फिग सेट क्लस्टर क्यूबनेटिस हाइफन फ्रॉम स्क्रैच कह रहा सर्टिफिकेट। ठीक है। ये एपीआई का एड्रेस, और ये कॉन्फ़िग फाइल का नाम। फिर क्या बोल रहा, क्यूब सीटीएल कॉन्फ़िग सेट क्लस्टर। फिर ये देखो क्यूब कंट्रोलर मैनेजर कॉन्फ़िग फाइल, सीए सर्टिफिकेट लगाकर। फिर अंदर क्या कह रहा है देखो, सेट क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल सेट कर रहा है। फिर क्या कह रहा है, कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहा है। तो वही है जो हम लोग प्रोफाइल सेट करते हैं ना, कॉन्टेक्स्ट। तो क्यूब कंट्रोलर मैनेजर की प्रोफाइल हम लोग बना रहे हैं। ठीक है। जिससे कि जब वो एपीआई से बात करने जाए तो इस कॉन्फ़िग फाइल का इस्तेमाल करे, इस कॉन्फ़िग फाइल का इस्तेमाल करें। तो क्यूबलेट कंट्रोलर मैनेजर जब भी जाएगा किसके पास, एपीआई के पास, तो इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल का इस्तेमाल करेगा। इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में एपीआई का एड्रेस और कंट्रोलर मैनेजर का सर्टिफिकेट और सीए का सर्टिफिकेट सब कुछ रखा हुआ है। ठीक है। तो इसको एज इट इज यहाँ से कॉपी करके रन कर देते हैं, और यहाँ पे देखो कॉन्टेक्स्ट भी आपका सेट हो जाएगा। तो ये पूरी कमांड यहाँ से, यहाँ पर। ठीक है। ठीक। ठीक है। वो डिफरेंट पाथ में था ना, तो सर्टिफिकेट ग्रैप नहीं कर पाया। इतना करने के बाद अब कह रहा है कि क्यूब कंट्रोलर मैनेजर सीआरटी को और क्यूब कंट्रोलर मैनेजर की को और क्यूब कंट्रोलर मैनेजर कॉन्फ़िग फाइल को और सीए को वैर लिब क्यूबनेटिस के अंदर कॉपी करा दो।
अब कह रहा है कि कंट्रोलर मैनेजर की फाइल बनाओ सिस्टम डी वाली। तो ये देखो कंट्रोलर मैनेजर की फाइल है। तो यहाँ पे क्लस्टर सी आई डी आर वैल्यू डाली हुई है, ठीक है। और थोड़ा नीचे आओ तो देखो सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ है। तो इसको हमने यहाँ से एज इट इज कॉपी किया। Done। आप क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि क्यूब कंट्रोलर मैनेजर की बाइनरी को कॉपी कर दो यूएसआर लोकल बिन के अंदर, ठीक है। तो फिर हमें वहाँ चलना पड़ेगा। सी टी ग्रुप ने पढ़ा था ना, सीरी क्यूबरनेटिस के अंदर कहाँ है, सर्वर के अंदर और बिन के अंदर। यहाँ पे हमारा क्यूब कंट्रोलर मैनेजर है। तो क्यूब हाइफन कंट्रोलर मैनेजर की बाइनरी हमने कॉपी की और कहाँ डाल दी सर, यहाँ पे बस। अब हम लोगों को क्या करना है, क्यूब कंट्रोलर मैनेजर का डीमन स्टार्ट करना है। सिस्टम सीटीएल स्टार्ट क्यूब कंट्रोलर मैनेजर। सिस्टम सीटीएल स्टार्ट क्यूब कंट्रोलर मैनेजर। क्या बोल रही है, सर्विस नॉट फोन। अच्छा ये ना, ये ये ऐसे हो गया, ठीक है। स्टार्ट हो गया। और इनेबल करो क्यूब हाइफन कंट्रोलर मैनेजर। और उसके बाद सिस्टम सीटीएल स्टेटस क्यूब हाइफन कंट्रोलर हाइफन मैनेजर। देखो तो हमारा ये भी चल पड़ा। तो हमारा सिस्टम सीटीएल स्टेटस ईटीसीडी चल रहा है। हमारा सिस्टम सीटीएल स्टेटस क्यूब एपीआई सर्वर भी चल रहा है सिस्टम डी मोड के अंदर। ऐसे ही हमारा सिस्टम सीटीएल स्टेटस क्यूब हाइफन कंट्रोलर हाइफन मैनेजर सारे चल रहे हैं। समझ आई? हाँ जी सर, कंफर्म करो फटाफट दोनों लोग। यस सर। यस सर। क्या क्या अंडरस्टैंड हुआ आज इन, जो हमने अभी स्टेप फॉलो किए इन सबको मिला के? कि सर हार्डवेयर सब मोड में कंपोनेंट अब पता चल सर्विस रहा है रन कि हो रहे किस तरीके से बैकएंड में चीजें होती हैं, जो क्यूब एडीएम आपके लिए ऑटोमेटिक करके दे देता था। हैं। पता लगा? जी सर। यस। यस सर। चलो तो आज यहीं पे ड्रॉप करते हैं, ठीक है। इसके आगे कल करेंगे। और कोई डाउट है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। ये मैं आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है, जितनी भी कमांड मैंने यहाँ पर यूज की है। संजय सर, ये पहले का भी वो कैलिको वाला वो सब क्लास का कमांड दे दीजिएगा ना। ठीक है, मैं दे दूँ। कोई डाउट है सर? सर अभी तो नहीं, जो होगा सर वो करके देखेगा तभी मालूम करके पड़ेगा। देखो इसको ना। इसको कैसे करके देखना, या तो आप एडब्ल्यूएस में एक प्लेन मशीन ले लेना, ठीक है, कुछ मत डालना, ऐसे स्टेप फॉलो करना स्टार्ट कर देना। क्लियर कोडा पे भी ले सर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्लियर कोडा पे ही लिया है। और ऐसा चीज क्लियर कोडा पे मैंने ये नहीं ले लिया है। आप गलती से अगर ये इन्वायरमेंट ले लोगे तो उस पर तो क्लस्टर बना हुआ है, फिर वो आपको डिस्टर्ब करेगा ना। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या रखेंगे सर, एडब्ल्यूएस का आप जो बोल रहे हैं वो फ्री वाले में हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। तो ये वाला ऐसे इन्वायरमेंट मत ले लीजिएगा क्लियर कोडा में, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। और मैं आपको बेस्ट चीज बोलूंगा कि क्लियर कोडा में इसको मत करिए, इसको आप एडब्ल्यूएस में मशीन बना के करिए, या फिर अपने लैपटॉप में एक वीएमवेयर में लिनक्स की मशीन बना के करिए। क्योंकि क्लियर कोडा में देखो आपके पास सब्सक्रिप्शन अगर होगा नहीं और थोड़ा आप माउस इधर उधर करोगे तो तुरंत वो हट जाता है।
तो जो आपने किया है सेटिंग हट जाएगा। और सेटिंग भी छोटी मोटी तो है नहीं, बड़ी बड़ी कमांडें भी हैं, है ना। और आगे ऐसे आप करते जाओगे तो बेस्ट है कि आप मशीन बना के करें। बाकी आपको लगता है कि नहीं यार मैं नहीं कंटिन्यू करूंगा, तो फिर आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब देखो ये मेरा जो है kubectl गेट पॉड हाइफन एन क्यूब हाइफन सिस्टम, अब यहाँ देखो कैसे चल रहा है, इस मोड में चल रहा है ना, पॉड के अंदर। लेकिन अगर मैं यहाँ आके कमांड मारूंगा स्टेटस ETCT, तो नहीं मिलेगा क्योंकि ETCT सर्विस बनी ही नहीं है। ठीक है, तो क्लियर कोड में अगर आपको चाहिए तो CK20 इन्वायरमेंट में आइएगा, और इन्वायरमेंट के अंदर आके कहाँ पे आप जाइएगा, आप जाइएगा नीचे, सबसे नीचे आइएगा, और ये मिलेगा सेटअप है न्यू 2 नोड क्यूब एडीएम क्लस्टर, ऐसे ले लीजिएगा। तो इसमें कुछ रहता नहीं है, सब कुछ डालना पड़ेगा आपको, तो इसमें कर सकते हैं आप। लेकिन वही है कि आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं होगा इसका, तो कंटिन्यू 1 घंटे तक टच पे रहिएगा, नहीं तो 2 मिनट के लिए भी छोड़ देते हो, 1 मिनट के लिए भी छोड़ देते हो तो डिलीट कर देता है सर, देखा होगा आपने, मेरे साथ तो ये हुआ है बहुत बार। तो यहाँ पर देखो कुछ नहीं, हम अपने तरीके से बना रहे हैं। समझ आई? यस सर। यस सर। तो आज जितना प्रैक्टिस करिए, करके देखिए, कोई डाउट आएगा तो फिर से पूछिएगा, ठीक है। लेकिन लैब आपको इसकी जरूर करनी है, क्योंकि सारा खेल इस पे लैब पे है, ठीक है। यस सर। ओके, बाय। थैंक यू। ओके, मोस्ट वेलकम।